मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 8 साल थी जब मुझे अगवा किया गया था। मैं बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम अपने मम्मी पापा के 3 बहन भाई थे। मुझसे बड़ी एक बहन और मुझसे छोटा एक भाई। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। मेरी टीचर भी मुझे बहुत प्यार करती थी क्योंकि मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरा कद छोटा था, गोल मटोल चेहरा, गालों पर गुलाबी रंगत और खूबसूरत आंखें थीं। सब कहते थे, तू तो एकदम बारबी डॉल है। मैं इन तारीफों को सुनकर खूब मुस्कुराती थी। मुझे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था। इसीलिए मैंने मम्मी से कहा था कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी एक न सुनी। उन्होंने मेरे सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, खबरदार, जो तुमने आज बहाना बनाया, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे पापा तुम लोगों को स्कूल छोड़ने जाएंगे। जल्दी करो। ये कहकर वह कमरे से चली गई। मेरी दीदी और मेरा छोटा भाई तो फौरन तैयार होने के लिए खड़े हो गए थे। लेकिन आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था स्कूल जाने का, वरना मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। हमेशा वक्त पर स्कूल जाती थी और अपना काम भी समय पर करती थी। लेकिन आज मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मगर मेरी मम्मी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं भी खड़ी हो गई। स्कूल तो जाना ही था। आज मेरा टेस्ट भी था। देती तो मेरे फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते। इसीलिए मैं फौरन खड़ी हो गई और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मम्मी ने मेरी यूनिफॉर्म पहले ही बाथरूम में लटका दी थी। बाथरूम में जाकर मैंने शावर लिया और कपड़े बदलकर बाहर आ गई। स्कूल यूनिफॉर्म में भी मैं बहुत प्यारी लगती थी। मैंने 2 पोनीटेल बनाई और जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आ गई। मेरा बैग पहले से तैयार था जो मम्मी के पास रखा था। हम तीनों बहन भाइयों ने मम्मी के हाथ का नाश्ता किया। मैं अपनी मम्मी की बहुत लाडली थी, इसलिए उनसे चिपक कर बैठी थी। मैंने उनकी बाहों में अपनी बाहें डालकर कहा, मम्मी, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। आज मैं छुट्टी कर लूं, फिर कभी चली जाऊंगी। लेकिन मम्मी ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, नहीं मेरी लाडो, आज तुम्हारा टेस्ट है। तुमने इतनी मेहनत की है। अगर आज के टेस्ट में पास नहीं हुई तो फाइनल एग्जाम में क्या करोगी? उनकी बात भी बिल्कुल सही थी। इसीलिए मैं चुप हो गई। मैंने अपने आप को काबू किया और मम्मी के गाल पर प्यार करके जल्दी से घर से निकल गई। वह हमें दरवाजे तक छोड़ने आई। हम स्कूल की तरफ रवाना हो गए। आमतौर पर पापा हमें स्कूल छोड़ने जाते थे, लेकिन आज उन्हें ऑफिस जल्दी जाना था। इसीलिए मैं, दीदी और मेरा छोटा भाई तीनों ही पैदल जा रहे थे। मगर अचानक रास्ते में एक गाड़ी हमारे आगे रुक गई। हम तीनों घबरा गए कि यह लोग कौन हैं। तभी उस गाड़ी में से 2 मोटे ताजे आदमी बाहर निकले और उन्होंने दीदी और मेरे छोटे भाई को छोड़कर सिर्फ मुझे पकड़ लिया। मुझे घसीटकर गाड़ी में डाल दिया। मैं रोती जा रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन लोगों को मेरे हाल पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे पटकने के अंदाज में गाड़ी में डाला और तेजी से गाड़ी भगा ले गए। मेरी दीदी और छोटा भाई उनके पीछे बहुत दूर तक दौड़ते रहे। वे चिल्लाते रहे, हमारी बहन को छोड़ दो, वह मासूम है, उसने कुछ नहीं किया। मगर वे लोग न रुके, नहीं रुकने वाले थे। मैं गाड़ी के अंदर खूब हाथ पैर चला रही थी, उनसे गुहार लगा रही थी कि मुझे जाने दें। लेकिन फिर भी उन लोगों को मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। मेरे ज्यादा शोर करने से बाहर मौजूद लोगों को शक हो सकता था। इसलिए गाड़ी चला रहा ड्राइवर गुस्से से बोला, इस लड़की के मुंह पर रुमाल रख। चीख चीख कर कान फाड़ दिए हैं। अगर बाहर वालों को जरा भी भनक पड़ गई तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर और जोर से चीखने वाली थी, लेकिन तभी बगल में बैठे आदमी ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। मैंने अपनी सांस रोकने की कोशिश की। मैं बहुत होशियार बच्ची थी, लेकिन मेरा सांस रोकना भी काम नहीं आया। उस रुमाल में बहुत सारा क्लोरोफॉर्म था, जिसके कारण मैं तुरंत बेहोश होकर उनकी बाहों में ही ढेर हो गई। मेरी आंख रात के वक्त खुली। मुझे बहुत शोर सुनाई दे रहा था, गानों की आवाज, ढोल की थाप, मर्दों की हंसी। मैं फौरन उठकर बैठ गई। मैं किसी कमरे में थी, एक छोटे से बिस्तर पर लेटी हुई।
चारों तरफ रंग बिरंगे पर्दे लगे थे, जगह जगह घुंघरू टंगे थे, मेकअप का सामान रखा था और शराब की बोतलें भी थीं। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं कहाँ थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अभी तक अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई। मेरा इरादा दरवाज़ा पीटने का था, लेकिन मैं रुक गई। बाहर से मर्दों की आवाज़ें आ रही थीं, यानी मैं किसी गलत जगह पर पहुंच गई थी। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं बहुत सावधानी से खिड़की के पास गई और पर्दा हटाकर बाहर झांका, लेकिन जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं 8 साल की थी, कोई छोटी बच्ची नहीं थी। मैंने अक्सर टीवी ड्रामों में ऐसे दृश्य देखे थे जहां कोठे का मंजर दिखाया जाता था, यानी मैं किसी गलत जगह पर आ चुकी थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही थी। मैंने उन्हें कहा था कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी थी और मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि आज मैं एक कोठे पर थी। मेरा दिल बहुत घबराया हुआ था। मैं मन ही मन दुआ कर रही थी कि मेरे मम्मी पापा कहीं से मुझे बचाने आ जाएं, पुलिस यहां पहुंच जाए और मुझे यहां से निकाल ले। लेकिन शायद अब यह सब मेरे नसीब में नहीं था। मेरा नसीब जैसे काला पड़ चुका था। मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई और दुआ करने लगी, ऊपर वाले मुझे बचा ले। मैं यहां नहीं रहना चाहती। मुझे पढ़ाई करनी है। मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। लेकिन शायद अब मेरी दुआएं कबूल नहीं होनी थीं। वक्त गुजरता जा रहा था और मैं रोते रोते कब गहरी नींद में चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह कोई मेरे सिर के पास खड़ा मुझे झकझोर रहा था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने एक औरत खड़ी थी जिसने चमकीले कपड़े पहने थे। वह मुझे घूर रही थी। मैं डरकर फौरन उठ बैठी। वह मुझे देखते हुए बोली, ए छोरी बाहर आ, कमलबाई ने तुझे याद किया है। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि यह कमलबाई कौन है। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटना शुरू किया। मैंने तुरंत कहा, मुझे मुंह धोने दो, मैं अभी अभी उठी हूं। मेरी बात सुनकर उसने हंसी मारी और मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए बोली, ए लड़की, तेरा चेहरा तो बहुत खूबसूरत है, इसे धोने की जरूरत नहीं। चल, कमलबाई का हुक्म है कि तुझे जल्दी बाहर लाऊं। वो बहुत गंदी भाषा में बोल रही थी। मुझे उस औरत से बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने अपने चेहरे पर मेकअप की कई परतें चढ़ा रखी थीं और भारी भरकम कपड़े पहने थे। उसे लगता था कि वह खूबसूरत लग रही है, लेकिन मुझे वह बहुत बदसूरत दिख रही थी। वह मुझे घसीटकर बाहर लाई और कमलबाई के कदमों में फेंकते हुए बोली, बाई, यह वही लड़की है जो कल सुरेश ने भेजी थी। मैंने सिर उठाकर देखा। एक तख्त लगा था जिस पर एक औरत बैठी थी। वह काफी मोटी ताजी थी। उसने बहुत ही घटिया कपड़े पहने थे जिन्हें देखकर मेरी नजरें झुक गईं। उसने साड़ी पहनी थी, लेकिन इस तरह कि उसका सारा शरीर दिख रहा था। वह मेरा चेहरा छूते हुए बोली, छोरी, तू बहुत खूबसूरत है, इससे तो मैं खूब कमाऊंगी। यह कहकर उसने ठहाका लगाया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे छोड़ दें। आप लोग कौन हैं? ये गंदी जगह है। मैं और कुछ कहती, उससे पहले ही कमलबाई ने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और मेरा चेहरा अपनी मुट्ठी में दबोच कर बोली, ए छोरी, मेरी रोजी रोटी को अगर तूने गंदा कहा तो मैं यहीं तेरी कब्र बना दूंगी। अपनी जुबान बंद रख। मेरे सामने कोई बकवास नहीं करेगा। मेरे पैर दबा। फिर सोचती हूं तेरा क्या करना है। मैं रोते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई। उसके हाथ की उंगलियां मेरे गाल पर छप गई थीं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं बहुत बेबस थी। मैं इन लोगों के रहमो करम पर थी। मैं चुपचाप उसके पैर दबाने लगी। कमलबाई मुझे ही घूर रही थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद कमलबाई ने मुझे जोर से लात मारी और गुस्से से चिल्लाई, मैंने तेरे साथ ऐसा क्या कर दिया जो तू इतने आंसू बहा रही है? चुप हो जा। ए मीरा, इसके लिए नाश्ता बना। कमलबाई के पास ही एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने भी चमकीले कपड़े पहने थे। यहां मौजूद लगभग हर कोई ऐसे ही चटकीले कपड़ों में था, लेकिन मुझे इन कपड़ों से घिन आ रही थी। मीरा तुरंत कमलबाई के हुक्म पर किचन में चली गई। मैं नीचे बैठी बहुत उदास थी।
मैंने अपने आंसुओं पर काबू कर लिया था, क्योंकि मेरी दादी माँ अक्सर कहती थी कि जो लोग रोते हैं वे कमज़ोर कहलाते हैं। ये दुनिया इतनी जालिम है कि रोने वाले को और रुलाती है, इसलिए कभी भी किसी के सामने रोकर अपनी कमज़ोरी जाहिर नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन कुर्सी पर बैठी कमलबाई मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार और होशियार थी। थोड़ी देर बाद मेरे सामने खाना रख दिया गया। मैंने कमलबाई की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, बाई, मैंने मुंह नहीं धोया, ब्रश नहीं किया, क्या मैं बाथरूम चली जाऊं? कमलबाई मेरी बात पर जोर से हंसी और सिर हिलाते हुए बोली, ए मीरा, इसे ले जाकर इसका नाजुकपन जरा दूर कर। मैं हैरान थी कि यह क्या बातें कर रही हैं। मीरा के होठों पर मुस्कान आ गई थी और वह मेरा हाथ पकड़ने लगी। मैंने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया और कमलबाई की तरफ देखते हुए बोली, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, मैं ऐसे ही नाश्ता कर लूंगी। कमलबाई मेरी बात पर जोर से हंसी और सिर हिलाकर सीधी होकर बैठ गई। अब वह मीरा की तरफ मुड़कर न जाने कौन कौन सी बातें पूछ रही थी, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मेरे लिए नाश्ते में एक पराठा और चाय लाई गई थी। नाश्ता करने के बाद मैं वह सामान उठाकर किचन की तरफ जाने लगी। तभी कमलबाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मीरा को आवाज देकर सामान उठाने को कहा। मुझे अपने पास बिठाते हुए वह बोली, तू अभी बालिग नहीं हुई, वरना मैं तुझे अभी कोठे पर बिठाकर अपना धंधा चमका लेती। लेकिन तू भविष्य में मेरे लिए बहुत कमाई करेगी, इसीलिए मैं तुझे 14 साल तक कुछ नहीं होने दूंगी। तू मेरे साथ रहेगी, मेरी छत्र छाया में। लेकिन अगर तूने कभी होशियारी दिखाने की कोशिश की या मेरी इजाजत के बिना इस कोठे से भागने की कोशिश की, तो याद रख, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। तेरा नाम आज से रानी है। मैं बिना डरे बोली, मेरा नाम प्रिया है। आप मुझे गलत नाम क्यों दे रही हैं? आपने मुझसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। कमलबाई ने एक नज़र मेरे पूरे अस्तित्व पर डाली और मेरा जबड़ा पकड़ते हुए बोली, मेरे हुक्म को तूने नहीं माना तो मैं तुझे मार डालूंगी, लेकिन तू मेरे लिए एक कीमती लड़की है। मैं चुप हो गई। मैं अपना दिमाग लगा रही थी, लेकिन साथ ही ऊपर वाले से दुआ भी कर रही थी कि ऐसा वक्त आने से पहले मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इस कोठे से निकल जाऊं। यहाँ की हर लड़की ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से किसी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहती थी। आज सुबह भी मैं बहुत रोई थी। ऊपर वाले से दुआ मांगी थी कि मुझे यहाँ से निकाल दे। कहते हैं ना कि कुछ दुआएं इतनी ताकत रखती हैं कि वे तुरंत पूरी हो जाती हैं। वक्त गुजरता जा रहा था और मैं 14 साल की हो गई थी। आज एक बड़ी महफिल सजाई गई थी, क्योंकि मेरी बोली लगनी थी। कमलबाई ने बताया था कि मुझे एक तख्त पर खड़ा किया जाएगा और कई मर्द आएंगे। इसके बाद मेरी बोली लगेगी। जो मर्द सबसे ज्यादा पैसा देगा, मुझे उसके हवाले कर दिया जाएगा। अब उसकी मर्जी होगी कि वह मुझे अपने साथ ले जाए या इस्तेमाल करके यहीं छोड़ दे। अगर वह मुझे अपने साथ ले गया तो मुझे इस कोठे से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन अगर उसने मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि फिर हर रात मेरे पास कोई नया मर्द आएगा और मैं उस मर्द के हवाले कर दी जाऊंगी जिसने मुझे खरीदा होगा। मेरी आंखें बंद थीं, मेरे होंठ कांप रहे थे। कमलबाई की लड़कियों ने मुझे तैयार कर दिया था। मेरा दिल फटने के कगार पर था। मेरे ऊपर कैसा वक्त आ गया था। मैं हमेशा अपने मम्मी पापा की लाडली रही थी और आज एक तवायफ बनने जा रही थी। मेरे लिए यह पल बहुत तकलीफ देह था। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सुबह से ही मेरा हाल बेहाल था। रोने की वजह से मुझे बुखार हो गया था। मुझे सबसे पहले नाचना था, इसके बाद ही मेरी बोली लगनी थी, ताकि लोग मुझे आसानी से खरीद सकें। महफिल सजाई जा रही थी, हर चीज की तैयारियां हो रही थीं। आज पहली बार मैंने कमलबाई की आंखों में आंसू देखे। मैं हैरान थी, लेकिन चुप रही। मुझे पता था कि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने अपनी लड़कियों में अगर किसी को सबसे ज्यादा अहमियत दी थी तो वह मैं थी। लेकिन आज मैं कमलबाई के पास नहीं गई और ना ही उनसे कोई बात की। अगर उन्हें मुझसे इतना प्यार था तो वे कभी मेरी बोली न लगवाती और ना ही मुझे यह काम करने देती। हाँ, मुझे कमलबाई से एक उम्मीद थी, क्योंकि वे मेरे लिए माँ की तरह थीं। लेकिन आज मुझे उनके अस्तित्व से बहुत नफरत हो रही थी।
शाम ढलते ही मर्द आने शुरू हो गए। हर तरफ खुशबू फैल रही थी। शराब की बोतलें बाहर निकल आई थीं। म्यूजिक सिस्टम भी लगा दिया गया था। हवेली के दरवाजे बंद हो गए थे। अब मुझे महफिल में चार चांद लगाने के लिए जाना था। मेरा दिल ढोल की तरह मेरे कानों में बज रहा था। मेरी आंखें धुंधला रही थीं। मेरे चेहरे पर घूंघट डाल दिया गया था। मुझे अपना घूंघट एक अदा से हटाना था, लेकिन उससे पहले मुझे मर्दों को अपने चेहरे का दीदार कराने के लिए ललचाना था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और कमलबाई मेरे नाम का कसीदा पढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे महफिल में आने की दावत दी गई। मैं धीरे धीरे कदम उठाते हुए सभी मर्दों के बीच पहुंच गई। मेरी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर उदासी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। मैं जानती थी कि यह पल हर लड़की की जिंदगी में आता है, लेकिन यह पल हर लड़की को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। मैंने म्यूजिक की ताल पर अपनी कमर लचकाई। मुझे ऐसा कपड़ा दिया गया था जिससे मेरी कमर उजागर हो रही थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं कमलबाई के सामने पूरी तरह बेबस थी। मेरे पैरों में घुंघरू बंधे थे, जो मेरी हर हलचल पर उस हॉल में हलचल पैदा कर रहे थे। मेरी हर लचक पर मर्दों की आवाजें गूंज रही थीं। सभी की तरफ से दबाव बढ़ रहा था कि मैं घूंघट हटाऊं, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं तब तक घूंघट नहीं हटाऊंगी जब तक मैं यहां सहज महसूस न करूं। वक्त गुजरता जा रहा था और मैंने वहां मौजूद हर किसी की दिलचस्पी बढ़ा दी थी। काफी देर बाद जब आखिरी पल बाकी रह गए थे, तब कमलबाई की तरफ से आवाज आई, ए छोरी, घूंघट हटाओ। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और एक अदा से अपना घूंघट हटा दिया, बल्कि मैंने चूड़ी ही दूर फेंक दी। मेरा यह करना था कि सभी मर्द हद से ज्यादा पागल हो गए और दीवाने होकर मेरी तरफ लपकने की कोशिश करने लगे। लेकिन कमलबाई ने सबको पहले ही समझा दिया था कि कोई इस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा जब तक उसकी बोली नहीं लग जाती। मेरा हुस्न देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैंने अब अपने नाच का समापन कर दिया और झुककर अपनी तारीफें स्वीकार कीं। फिर सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। मेरा दम निकलने की कगार पर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जुल्म होगा। आज जो कुछ मैंने सहा उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। मेरी हालत ऐसी थी जैसे कोई इंसान मौत मांग रहा हो, लेकिन उसे मौत न मिल रही हो। मैं चीख चीख कर रोई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे होंठों से कमलबाई और इस कोठे के लिए बद्दुआएं निकल रही थीं। लेकिन शायद यह सब मेरी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन मेरे साथ यह सब होना ही था। यहाँ मौजूद कोई भी लड़की, चाहे वह कमलबाई के दिल के कितनी ही करीब क्यों न हो, उसके साथ यह सब होकर ही रहता है। लेकिन वह रात मेरे लिए बहुत यातनादायक थी। अगली सुबह जब मैं जागी तो मेरा सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। देर रात तक जागने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरे पास ही मेरी सहेलियां बैठी थीं। वे मेरे सिर पर ठंडी पट्टी रख रही थीं। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली तो कमलबाई भी कमरे में मौजूद थीं। वे मुझे परेशान निगाहों से देख रही थीं। वे मेरे पास आईं और मेरा सिर सहलाते हुए बोली, ऐ मेरी रानी, क्या हुआ? तू तो बीमार हो गई। उन्होंने इशारे से सभी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया। मैं उनका मुंह फेरे बैठी थी। मैं उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। जब उन्हें मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया था तो मैं उनसे बात क्यों करती? वे मुझे देखते हुए बहुत लाड़ भरे लहजे में बोली, मैं जानती हूं मेरी लाडो बहुत संवेदनशील है। कल की घटनाओं से डर गई है, इसीलिए सारी रात रोती रही। तेरी आवाज मुझे सुनाई दी थी। मैं तेरे पास आना चाहती थी, लेकिन बेबस थी। वहां सब चीजें मुझे संभालनी थीं। बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तेरी वजह से कल मैंने तेरी बोली नहीं लगवाई, वरना आम तौर पर जो लड़की नाच करती है उसी की बोली लगाई जाती है और उसी रात उसे किसी मर्द के हवाले कर दिया जाता है। मगर तू मेरे लिए बहुत कीमती है, इसीलिए मैंने सोचा है कि तू सिर्फ नाच करेगी ना, मैं तेरी बोली लगाऊंगी, ना ही तुझे किसी मर्द के हवाले करूंगी, चाहे लोग तुझे कितनी ही लालची नजरों से देखें। मैं हैरान होकर कमलबाई को देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कमलबाई मेरे साथ इतना अच्छा कर सकती हैं। मैं उनकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, आप झूठ बोल रही हैं।
आप जरूर मेरे साथ ऐसा करेंगी। आपने हमेशा ऐसा ही किया है। वे मेरे बाल सहलाते हुए बोली, तू ही एक ऐसी लड़की है जिसे मैंने अपनी बेटी माना है। कोई माँ अपनी बेटी को तवायफ नहीं बनाती, लेकिन तू रक्सिया जरूर बनेगी। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरे कोठे की बाकी लड़कियों के साथ अन्याय हो जाएगा। मैंने तुझ पर बहुत पैसा लगाया है। देख रानी, मुझे तेरी तरफ से अब कोई शिकायत नहीं चाहिए, और अगर मुझे पता चला कि तू रोई है तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, बल्कि तुझे तवायफ बना दूंगी। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत उठकर बैठ गई और उन्हें गले लगाते हुए बोली, कमलबाई, आप बहुत अच्छी हैं। आप जैसा कोई नहीं। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वे मेरा कंधा थपथपाकर कमरे से बाहर चली गईं। मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी आसानी से, इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकल आई हूं। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि कमलबाई ने मेरे लिए यह तो कर दिया। मगर वे अपने लालची स्वभाव को कभी नहीं भूल सकती थीं। हाँ, वे मुझसे प्यार करती थीं, ये बात सच थी। मुझे यह भी पता था कि उनकी मोहब्बत में मेरे लिए कोई मिलावट नहीं थी। लेकिन दौलत एक ऐसी चीज है जो इंसान को बर्बाद कर देती है, और यही कमलबाई के साथ होने वाला था, और वे मुझे बर्बाद करने वाली थीं। वक्त गुजरता जा रहा था और मैं हर रोज महफिल सजाकर नाच करती थी। अब मुझे शर्मिंदगी नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि न मेरी बोली लगाई जाएगी, न मुझे कोई खरीद कर ले जाएगा। बस मुझे नाचना है और इन सब का दिल लुभाना है। वक्त गुजरता गया और मेरी उम्र 21 साल हो गई। मैं एक बहुत बड़ी रक्सिया बन गई थी। दूर दराज से लोग मेरा नाच देखने आते थे। मेरी बहुत कीमत लगाई जाती थी। कमलाबाई मेरे नाच से ही इतना कमा लेती थी कि उन्हें मेरी बोली लगवाने की जरूरत ही नहीं थी। वैसे भी मेरा हुस्न उन्हें चाहिए था। अगर वे मुझे किसी मर्द के हवाले करती तो वह मर्द मेरा हुस्न खराब कर देता। वक्त गुजरता जा रहा था। आज सुबह से ही मेरा दिल अजीब सा महसूस कर रहा था। मैंने यह बात कमलबाई को भी बताई थी, लेकिन वे अपने पैसे कमाने में व्यस्त थीं। उन्होंने कहा, देख रानी, मुझे तेरी तरफ से कोई बहाना नहीं चाहिए। आज तुझे नाचना है, बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी। अगर तेरी तरफ से मुझे कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ होगा, कुछ अजीब, बहुत खतरनाक। लेकिन क्या ये मुझे नहीं पता था? मैं बचपन से ही थोड़ी अलग थी। जब भी मेरे साथ कुछ गलत होने वाला होता था या कुछ अच्छा होने वाला होता था, मुझे पहले से महसूस हो जाता था। आज भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ होगा, कुछ अजीब या अच्छा, लेकिन क्या ये मैं नहीं जानती थी। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। रात को महफिल सजाई गई थी। इज्जतदार हस्तियां पहुंच गई थीं। आज मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, पैरों में घुंघरू बांधे थे, चेहरे को मेकअप की कई परतों से सजाया था, बालों में गजरा लगाया था, हाथों में ढेर सारी चूड़ियां पहनी थीं। मैं सहज होकर बाहर आई। तमाम मर्दों की निगाहें मेरे हुस्न पर केंद्रित थीं। उनकी गंदी नजरें मेरे जिस्म को भेद रही थीं, जो मुझे साफ महसूस हो रहा था। शुरुआत में मुझे यह सब बहुत अटपटा लगता था और इस काम को करते हुए मुझे घिन आती थी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि रोने या तकलीफ में रहने से कोई फायदा नहीं। यही मेरी जिंदगी है और मुझे इसे स्वीकार करना ही होगा। मैं अपनी कमर को बहुत खूबसूरती से लचका रही थी, अपने पैरों को घुमाकर जमीन पर मार रही थी, जिससे माहौल में एक उत्तेजना पैदा हो रही थी। कई तरह की आवाजें मेरे कानों से टकरा रही थीं। कुछ मुझे अच्छी लग रही थी तो कुछ इतनी वाहियात कि दिल चाहता था कि यह सब छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। मगर मैं बेहद बेबस थी। आज का नाच बहुत मायने रखता था, क्योंकि आज कोई साधारण आदमी नहीं आया था। कमलाबाई के मुताबिक बहुत अमीर लोग आए थे। उन लोगों ने मुझ पर खूब पैसा लुटाया था, जो कमलबाई जमा करती जा रही थी। मगर इस दौरान मुझे एक बहुत अजीब सी नज़र अपने अस्तित्व पर महसूस हुई थी। मैंने नज़रें उठाकर उस शख्स को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अचानक एक दिन कमलबाई मेरे पास आई और मुझे देखते हुए बहुत निर्दयता से बोली, तुम्हारा वक्त यहाँ खत्म हो गया है, आज तुम यहाँ से जा रही हो। मैं फटी फटी नज़रों से कमलबाई को देख रही थी कि वे क्या कह रही हैं। मैं हैरान होकर बोली,
आप झूठ बोल रही हैं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या आपने मुझे बेच दिया? मैं अविश्वास भरे लहजे में बोली, क्योंकि मुझे कमलबाई से ऐसी हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही एक आदमी मेरे कमरे में दाखिल हो गया। मैं जो कमलबाई की तरफ देख रही थी, तुरंत उस आदमी की ओर देखने लगी। वह आदमी बहुत हसीन था, दूध से भी ज्यादा गोरी रंगत, चौड़ा कद, कसा हुआ शरीर। वह पेंट शर्ट में किसी रियासत के शहजादे जैसा लग रहा था। वह कदम ब कदम मेरे करीब आया। कमलबाई के सामने ही उसने मेरा हाथ थाम लिया और मेरी आंखों में देखते हुए मोहब्बत से भरे लहजे में बोला, मैं आपका खरीदार हूं, लेकिन आपका आशिक भी हूं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं। आपकी एक झलक ने मुझे आपका दीवाना बना दिया है। मैं आपके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं आपको एक इज्जत भरी जिंदगी दूंगा। इस अंधेरे से निकालकर बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां आपको कोई नहीं जानता होगा। मैं उस आदमी को हैरानी से देख रही थी। वह मुझसे बहुत लंबा था, मगर मेरे कदमों में बैठा हुआ था। क्या मुझे उसे हाँ बोल देना चाहिए था? मैं तो कब से यहां से निकलना चाहती थी। मैं इज्जत भरी जिंदगी जीना चाहती थी, अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती थी। क्या मुझे उसका साथ स्वीकार कर लेना चाहिए था? मेरे दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे थे। थक हार कर मैंने हाँ बोल दी, क्योंकि मैं वाकई एक इज्जत भरी जिंदगी चाहती थी। मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरी बात सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और कमलबाई की तरफ देखते हुए बोला, आपने कहा था कि यह राजी नहीं होंगी, मगर यह राजी हो गई है। अब ये मेरी है। कमलबाई मुस्कुराई और मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोली, सदा सुखी रहो। ये हमारी बहुत नाजों से पली लड़की है। आप हमारी बेटी को बिल्कुल तकलीफ नहीं देंगे साहब। वह आदमी तुरंत बोला, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम आज ही इन्हें लेकर जा रहे हैं। कमलबाई ने कहा, और शादी? वह आदमी बोला, वह हम कर लेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैं जल्दी से खड़ी हो गई और अपना सामान बांधने लगी, मगर उसने मना कर दिया और बोला, यहाँ की हर चीज यहीं छोड़ दो। बस यहाँ की एक अनमोल चीज मैं अपने साथ ले जा रहा हूं, यही काफी है। एक पल के लिए मुझे उसकी यह बात बुरी लगी, लेकिन मैं खामोश रही। वह मुझे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने बताया कि वह एक वकील है और उसने मेरे लिए आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। उसने कमलबाई को मेरे लिए 20 लाख रुपये दिए थे। तभी कमलबाई मुझे उसके हवाले करने के लिए राजी हुई थी। मैं हैरान थी। क्या वह इतना अमीर था? मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी, ना जाने क्यों। मुझे अब उस आदमी पर शक होने लगा था। मन किया कि मैं उसे कह दूं, मुझे वापस मेरे कोठे पर छोड़ दो, वहां मैं नाच कर अपनी जिंदगी बसर कर लूंगी। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि मैं बिल्कुल चुप थी। मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं खुद नहीं जानती थी। वह आदमी कुछ अलग था, सबसे जुदा। वह मुझे लेकर सीधे अपने घर पहुंच गया। वह घर नहीं बल्कि कोई आलीशान महल था। उसने मुझे बहुत सावधानी से अपनी गाड़ी से उतारा और मेरा हाथ थामकर उस घर में दाखिल हो गया। सामने ही काले कोट में कई औरतें खड़ी थीं। एक पल के लिए मैं सहम गई और उस आदमी के पीछे छिप गई। इतनी सारी औरतों को देखकर ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा था। उसने मेरे चारों ओर अपना हाथ लपेटा और मुझे अपने साथ लगाते हुए बोला, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इन्हें लेकर जाओ, मैं अभी आता हूं। यह कहकर उसने मुझे उन औरतों के हवाले कर दिया। वे मुझे किसी शहजादी की तरह लेकर ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ चलीं। मेरा दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। मैं दुआ कर रही थी कि मेरे साथ अब कुछ और न हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सह लिया था। मुझे अब सुकून चाहिए था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा सुकून तो अब खराब होने वाला था। मेरी जिंदगी इस कदर मुश्किल में पड़ने वाली थी। जैसे ही मैं ऊपरी मंजिल के कमरे में पहुंची, सामने का मंजर देखकर मैं चीख पड़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रही हूं वह हकीकत है। सामने मेरी बहन की तस्वीर लगी थी और उस पर माला छड़ी थी। इसका मतलब था कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं थी। ये उसकी बचपन की तस्वीर थी। मैं 8 साल की उम्र में उससे जुदा हो गई थी और आज कई साल बाद उसी तस्वीर को देख रही थी।
जो हमने एक दूसरे के लिए बनाई थी। मैं कुछ कहती, उससे पहले ही वे सभी औरतें बाहर चली गई थीं। मैं जमीन पर बैठी बिलख बिलख कर रो रही थी। मैं तो अपने परिवार से मिलना चाहती थी, और यह सब क्या हो गया था। तभी अचानक कमरे में वही आदमी दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। वह मेरे सामने आकर बोला, यह औरत मेरी पत्नी थी, मगर डिलीवरी के वक्त उसका देहांत हो गया। वह मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। लेकिन यह छोटा सा फूल मेरे हाथों में दे गई। मरने से पहले उसने मुझसे कहा था, मैं आपसे वादा लेकर इस दुनिया से जा रही हूं। आप मेरी बहन को तलाश करेंगे और उसे एक अच्छी जिंदगी देंगे। मेरे बेटे की परवरिश मेरी बहन करेगी। आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी बहन से शादी करेंगे। मैं काफी समय से तुम्हें तलाश कर रहा था, तुम्हें बहुत ढूंढा। तब कहीं जाकर पता चला कि तुम इस कोठे पर हो। मुझे पूरे 3 साल लग गए। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने तुम्हें तलाश कर लिया। आज मेरी पत्नी की आत्मा भी तुम्हें यहां देखकर खुश हो रही होगी। ये बात सुनकर मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसे चूमने लगी। क्या वक्त इस तरह भी बदल सकता है? मैं हैरत के समंदर में डूब गई थी। मैंने उसी पल उसका हाथ थाम लिया और वादा किया, मैं अपनी बहन नेहा की इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगी। मैंने उसके बेटे को अपना बेटा मान लिया था। मेरी बहन के पति का नाम अर्जुन था और वह एक बड़े वकील थे। उनकी बहुत पहचान थी, इसीलिए वे मुझे ढूंढ पाए थे। उन्होंने उसी दिन मुझसे शादी कर ली और हम दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हाँ, मेरे दिल में एक चुभन थी कि जिस इंसान से मैंने शादी की वह पहले ही किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार था। लेकिन फिर मैं यह सोचकर अपना सिर झटक देती थी कि इसी आदमी की वजह से मैं उस नर्क से बाहर निकली हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अर्जुन को मेरी शख्सियत में दिलचस्पी होने लगी और वे मुझसे मोहब्बत करने लगे। मैंने अपनी बहन के बेटे को बहुत प्यार से पालना शुरू किया। वह मुझे बिल्कुल अपनी औलाद जैसा लगता था। भला मैं उससे मोहब्बत क्यों न करती? आखिर मैं उसकी माँ थी। मैंने उसे अपने से लगाकर रखा और हमेशा यही कहा, मैं ही तुम्हारी माँ हूं, कभी मुझे धोखा मत देना। वह कुछ ही दिनों में मुझसे बहुत जुड़ गया और ज्यादातर मेरे पास ही रहता था। अर्जुन बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन इसके बावजूद वे मुझे वक्त देते थे और मेरे लिए यही सब कुछ काफी था। शादी की पहली रात ही उन्हें पता चल गया था कि मैंने अभी तक अपनी इज्जत बचा रखी थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं सिर्फ नाच करती थी। इसके अलावा आज तक मैं किसी गैर मर्द के करीब नहीं गई और किसी गैर मर्द ने मेरे हुस्न को हाथ भी नहीं लगाया। ये सुनकर वे बहुत खुश हुए। अब मैं अर्जुन और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हूं। कुछ दिनों बाद मेरे घर में एक और खुशी आने वाली है, जिसकी वजह से मैं और भी खुश हो गई हूं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।